मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। और एक चीज़ क्लियर हो जाए कि जितने भी हमारे वर्किंग टीचर्स हैं जिनको टेट या सीटेट देना है तो वो सभी लोग सीटेट के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो बीएड किए हैं या बीएलएड किए हैं या विशिष्ट बीटीसी किए हैं और बीपीएड वाले भी सब लोग एलिजिबल हैं। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए और जो है एग्ज़ाम की तैयारी पूरे मनोयोग से करिए, है ना। अभी जो है हम लोगों के पास टाइम है, मान के चलिए कि दिसंबर और जनवरी पूरे 2 महीने हैं, जिसमें जनवरी में 15 दिन की छुट्टियां भी मिलेंगी। तो काफ़ी टाइम उसमें हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ने में, और काफ़ी टाइम है तो समय का सदुपयोग अगर किया जाएगा तो 2 महीने पर्याप्त है और ये पेपर क्लियर हो सकता है। अगर बात करें मैथ की, तो मैथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा पेडागॉजिकल जो होते हैं, वो 15 क्वेश्चन तो पेडागॉजी से आने ही आने हैं। और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो चिंतन टाइप के होते हैं, यानी कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड या कैसे काम करता है, आप कितना कंसंट्रेट होके सबसे बेस्ट विकल्प जो है उसको सिलेक्ट कर पाते हैं। तो उस पर आपके ऊपर उसके आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। और अच्छी बात यह है कि जो भी टीचर्स हैं जिनके पास अनुभव है तो उनके लिए सीटेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर टीचर पहले से उसी जॉब में है, उसी प्रोफेशन में है, बच्चों का व्यवहार, वातावरण, सामाजिक परिवेश, ये सारी चीज़ें उसको पता हैं, तो मैथ का क्या वो कोई भी पेपर जो है मतलब कि कोई भी सेक्शन वो सीटेट का कर सकता है, आराम से कर सकता है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसी से रिलेटेड पूछी जाती हैं, जो हम लोग डे बाय डे अपने जीवन में बच्चों को पढ़ाते समय अनुभव करते हैं स्कूलों में, तो वहाँ से सारी चीज़ें उठाई जाती हैं। तो उसको वर्किंग टीचर्स जो बड़े आसानी से कर सकते हैं और ये प्लस पॉइंट है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें गणित की शिक्षण विधियाँ हम लोग आज शुरू करेंगे। 2 वीडियो हमारा आ चुका है, एक तो गणित की प्रकृति है और एक वैन हिले का सिद्धांत जो है, वो 2 चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 वीडियो हमारा आ चुका है मैथ पेडागॉजी में, और ये वीडियो आप लोग देखिएगा। उसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं गणित की शिक्षण विधियाँ। तो जो प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं, जैसे आगमन विधि हो गया, निगमन विधि, संश्लेषण, विश्लेषण, ये सारी विधियाँ जो हो गई, ये एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आज आगमन विधि और निगमन विधि हम लोग यहाँ पढ़ने चल रहे हैं, है ना। तो आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, या किसी को अराइवल मेथड भी कहीं कहीं कहा गया है, अराइवल मेथड। एक चीज़ और कि जो सीटेट का पेपर होगा तो सीटेट का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में रहेगा। कहीं अगर हिंदी के शब्द समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इंग्लिश वर्जन एक बार ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश वर्जन अगर हिंदी में कोई शब्द समस्या उत्पन्न कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या कोई गलत शब्द आ गया, तो उसको आप लोग इंग्लिश में देखिएगा। इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा, और मान्य भी जो होगा वो इंग्लिश वाले शब्द ही माने जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश का ही जो है ट्रांसलेशन किया जाता है हिंदी में। तो आगमन विधि क्या है? आगमन विधि में बच्चों को क्या किया जाता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण देके चीज़ों को समझाया जाता है। उसके बाद उसी उदाहरण के बेसिस पे नियम बन जाता है या फार्मूला बन जाता है ना। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज बनाया हमने, और 3 बार ये 3 त्रिभुज हमने बनाया, मान लीजिए। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 त्रिभुज हमने बनाया। अब हमने कहा कि ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ये इस तरीके से, है ना। और हमने कहा बच्चों से कि आप लोगों को एक काम करना है, इस साइड का स्क्वायर निकालिए, इस साइड की लंबाई नापिए, इसका स्क्वायर निकालिए, है ना। और फिर इस साइड की लंबाई नाप करके इसका स्क्वायर निकालिए, इस साइड की लंबाई नाप करके इसका स्क्वायर निकालिए। तो मान लीजिए ABC त्रिभुज है। इस तरीके से बच्चों से कहा गया कि इस तीनों साइड को निकाल करके और फिर तीनों साइड का स्क्वायर करके देखिए। तो बच्चे पाते हैं, ये इस तरीके से पाते हैं कि यहाँ जो है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर,
ये आता है यहाँ पे। अच्छा, फिर उसी तरीके से यहाँ भी कहा गया बच्चों से, यहाँ भी वही चीज़ कहा गया कि तीनों साइड निकाल के उनका स्क्वायर करिए, उसके बाद देखिए क्या रिलेशन इसमें मिलता है। तो बच्चे भी वही रिलेशन यहाँ भी पाते हैं कि कर्ण का वर्ग जो आता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर आता है। फिर बच्चे इसको भी अगर निकालते हैं और उसके बाद इन तीनों साइड को निकाल करके फिर यहाँ रिलेशन ढूंढते हैं, तो यहाँ भी उनको कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग ये निकल के आता है। इसका मतलब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने पहले उदाहरण लिया, या टीचर ने क्या किया, पहले उदाहरण लिया, उदाहरण लेके बच्चों के सामने समझाया, और उसके बाद फिर ये निष्कर्ष निकला कि हाँ इस तरीके का एक फार्मूला जो है वो त्रिभुज में बन के आ रहा है। अगर इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज अगर है तो समकोण त्रिभुज के लिए इस तरीके का एक फार्मूला बन के आ रहा है। यानी कि पहले क्या हुआ, इस विधि में पहले उदाहरण दिया गया और बाद में ये जो नियम या जो ये सिद्धांत, ये फार्मूला जो बन के आया वो बाद में आया। ठीक है ना, पहले उदाहरण देके चीज़ों को समझाया गया है ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहीं से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये मेथड काफ़ी पूछा जाता है, आगमन और निगमन विधि जो है एग्जाम में सीटेट के काफ़ी पूछा जाता है और कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बेटा ये आपके पास तीन त्रिभुज हैं, ये तीन त्रिभुज हैं, ये तीन त्रिभुज हैं, और तीनों त्रिभुज में क्या करना है, तीनों एंगल निकालिए, ये तीनों एंगल निकालिए, ये तीनों एंगल निकालिए, ये तीनों एंगल क्या करना है, मेजर करना है। तीनों त्रिभुज का एंगल मेजर करके और फिर कहा गया कि इसको प्लस करिए, तो कितना आया, तीनों एंगल का सम कितना आया, 180 अंश आया। यहाँ भी तीनों एंगल को मेजर करके उनको प्लस किया गया तो कितना आया, 180 अंश आया। या यहाँ भी तीनों एंगल को मेजर करके इनका सम किया गया तो कितना आया, 180 अंश आया। यानी कि अब हमने बता दिया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो ये नियम बन गया। यानी कि पहले हमने रिसर्च किया, पहले अलग अलग त्रिभुज लेके हमने क्या किया, रिसर्च किया, उसको उदाहरण के रूप में हमने समझा और उसमें हमने अपना शोध किया, देखा हमने, है ना। फिर क्या निष्कर्ष निकला उसका निष्कर्ष ये निकला कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना हो रहा है, 180 अंश। इसका मतलब पहले उदाहरण देके हम लोगों ने उसको समझा और उसके बाद देखा, उसके बाद फिर एक नियम बन के आया। तो आगमन विधि में यही होता है, इंडक्टिव मेथड में यही होता है कि पहले हम लोग उदाहरण लेते हैं, पहले रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ का, और उसके बाद फिर नियम बाद में बनता है, फार्मूला बाद में आता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आगमन विधि। अब आगमन विधि की जो विशेषताएं हैं, आगमन विधि के जो सूत्र कह लीजिए, आगमन विधि के जो सूत्र हैं वो क्या होते हैं, वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर अगर चलते हैं तो वो कौन सी विधि होती है, आगमन विधि होती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब ये चीज़ें हमें ज्ञात हैं कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है, और उसके बाद यहाँ पे हमने अपना दिमाग लगाया, इन तीनों एंगल्स को जोड़ा, इन तीनों एंगल्स को जोड़ा इस तरीके से, फिर एक अज्ञात चीज़ हमें निकल के आई, है ना। यानी ये चीज़ें हमें ज्ञात थी और अज्ञात चीज़ क्या निकल के आई कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी कि आगमन विधि में क्या होता है, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम लोग विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। यानी कि सामान्यीकरण, उसका जनरलाइजेशन बाद में करते हैं, पहले विशिष्टता पहचानते हैं किसी भी चीज़ की विशिष्टता। मतलब पहले यहाँ हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के तीनों एंगल लिया, तीनों का सम किया, ठीक है ना। फिर वो जब इस तरीके से हमने 3-4 ट्रायंगल पे इसको अप्लाई किया, उसी चीज़ को 3-4 ट्रायंगल पे अप्लाई किया, तो हम देख रहे हैं कि एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 180 अंश आ रहा है। इसका मतलब ये सामान्यीकरण हो गया, जनरलाइजेशन हो गया। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। अब ये एक सामान्य सा नियम हो गया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। एक इसका ये भी है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यानी पहले कोई चीज़ें हमें बृहद के तौर पर पता होती है ना, बड़े रूप में पता होती हैं, फिर धीरे धीरे उसको हम क्या करते हैं, सामान्यीकरण, उसका जनरलाइजेशन करते हैं, सूक्ष्म की तरफ हम चलते हैं, यानी फार्मूला निकाल लेते हैं, यानी कि कोई मेथड हम डेराइव कर लेते हैं वहाँ से, ठीक है ना। तो क्या इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से, यानी कि ये स्थूल हो गया, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलते हैं। यानी कि यहाँ चीज़ें हमें पता होती हैं, हम उसको रिसर्च करते हैं, उदाहरण लेते हैं, और फिर इस तरीके से हम एक चीज़ ऐसी ड्राइव कर लेते हैं जो यहाँ से फार्मूला बन के आ जाती है, फार्मूला बन के या नियम बन के आ जाता है। तो
और यहाँ हम क्या लेते हैं, यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल से जब फार्मूला की तरफ हम लोग जाते हैं, एग्जाम्पल से फार्मूला की तरफ जाते हैं, तो ये कौन सा मेथड कहलाता है, ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी विधि है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है, तो आगमन विधि होती है ना। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये भी इसकी एक विशेषता है, सूत्र है आगमन विधि की। यानी कि पहले चीज़ें हम मूर्त रूप में लेते हैं, पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल की तीनों अंतःकोणों का योग कर रहे हैं मूर्त रूप से अमूर्त की ओर। उसके बाद फिर हम ये कह रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180। फार्मूला हम निकाल लिए, तो फार्मूला जो भी होता है ये क्या होता है, हमेशा अमूर्त ही होता है। फार्मूला जो है या कोई सिद्धांत आया तो हमेशा क्या होता, अमूर्त होता है ना। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हमें समास पढ़ना है, समास पढ़ना है, मान लीजिए हिंदी की बात करें, समास हमें पढ़ना है, ठीक है ना। और हमने पहले क्या किया, पहले उदाहरण दिया, जैसे चौराहा दिया है ना, तिराहा, चौराहा दिया, तिराहा दिया, यानी कि पहले हमने उदाहरण पढ़ा, उदाहरण के बाद जो है फिर हमने उसका नाम दिया, उसका विशेषता पढ़ा, उसके बाद उसको नाम दिया कि भाई ये द्विग समास है, ठीक है ना, ये द्विग समास होगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उदाहरण से और फिर नाम की तरफ जा रहे हैं, नियम की तरफ जा रहे हैं, सूत्र की तरफ जा रहे हैं। तो ये वही चीज़ होता है कि मूर्त से अमूर्त की ओर, और गणित शिक्षण में यही चीज़ें होती हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर। हम लोग जब छोटे बच्चों को गणित पढ़ाते हैं तो पहले मूर्त चीज़ों से परिचित कराते हैं, पहले बताते हैं बेटा ये क्या है, गोली है, ये गोली है, ये भी गोली है, ये भी गोली है। अब फिर उसको हम मूर्त रूप ये गोली हो गई, फिर अमूर्त रूप उसको देना हम लोग शुरू करते हैं, गिनवाते हैं 1 2 3। अब 1 2 3 ये क्या है, ये बच्चों के लिए अमूर्त ही है, वो समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम मूर्त रूप में चीज़ों को समझाते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर हम लोग गणित शिक्षण में इस विधि में चलते हैं, आगमन विधि में, है ना। ये तो सूत्र हो गए इसके, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। अब इसकी जो विशेषताएं हैं, है ना, इस आगमन विधि की विशेषताएं हैं। पहली बात तो ये वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि क्यों, क्योंकि पहले इसमें रिसर्च होता है, रिसर्च होने के बाद कोई जनरलाइजेशन चीज़ निकल के आती है, कोई उदाहरण पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद नियम बन के आता है। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं पहले रिसर्च करते हैं, लैब में पहले रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद ही फिर उनका कोई सूत्र, कोई फार्मूला, कोई नियम बन के आता है ना। तो ये वैज्ञानिक विधि है, और इसमें बच्चे तार्किक रूप से ज़्यादा सोचते हैं। वैज्ञानिक विधि है, तार्किक रूप से बच्चे इसमें सोचना ज़्यादा शुरू करते हैं, और ये बालक इसमें स्वयं करके सीखता है ना। अगर इस तरीके का टीचिंग अप्लाई किया जाए तो बालक इसमें स्वयं करता है। जैसे वो पहले चीज़ों को देखता है, समझता है, उसके बाद वो समझ जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो बाएं हाथ से लिख रहा है, और क्लास में जितने भी बच्चे बाएं हाथ से लिख रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि बेटा आप बाएं हाथ से क्यों लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। तो बेटा लेफ्ट हैंडेड आप क्यों हैं, तो बच्चे ने कहा कि शुरुआत में हमें जो है बाएं हाथ में ही पेन पकड़ा दिया गया, तो मैं लेफ्ट हैंडेड हो गया। तो अब उसका मतलब बच्चे क्या समझेंगे, बच्चे यही समझेंगे कि लेफ्ट हैंडेड वही बच्चा होगा जिसको शुरुआत में बाएं हाथ में उसके मम्मी पापा ने पेन पकड़ा दिया होगा, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। पूछा जाता है कि छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, तो आगमन विधि जो है वो छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसमें बालक स्वयं कार्य करते हैं, और स्वयं कार्य करने की प्रेरणा वो लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं बच्चे, क्योंकि खुद चीज़ें उनके सामने होती हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, पहले समझते हैं, उसके बाद फिर वो एक जनरलाइजेशन, एक फार्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। इसमें समय ज़्यादा लगता है क्योंकि चीज़ों को रिसर्च किया जाता है, रिसर्च करने के बाद चीज़ें सामान्य होके निकल के आती हैं, तो समय, जाहिर सी बात है, समय ज़्यादा लगेगा। उसके बाद अगर समय ज़्यादा लगेगा तो कोर्स इसमें पूरा नहीं हो पाता आराम से, यानी कि विद इन टाइम जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और इसमें जो है धीमी गति से बच्चे सीखते हैं। धीमी गति से इसलिए सीखते हैं क्योंकि जो सीखते हैं वो तो बिल्कुल परफेक्ट सीखते हैं, लेकिन धीमी गति से यहाँ पर सीखते हैं। तो ये कुछ कमियां भी जो है वो है इसकी, आगमन विधि की। बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, और
ज़्यादा समय लगता है। तो ये इसकी कुछ जो है क्या कहते हैं कमियां हैं, कुछ दोष कह लीजिए या लिमिटेशंस कह लीजिए, है ना। अब आते हैं निगमन विधि। निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड जो होता है गणित शिक्षण का, डिडक्टिव मेथड कह लीजिए या डिपार्चर मेथड हो गया, ठीक है ना, डिपार्चर मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले हम बच्चों को नियम बता देते हैं, फार्मूला बता देते हैं, सूत्र बता देते हैं, उसके बाद उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप जो है एक फार्मूला इस तरीके से लिखिए, पहले a² + b² + 2ab, है ना, ये कितना होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। अब ये फार्मूला हमने दे दिया बच्चों को, फार्मूला दे दिया। फार्मूले के बाद अब क्या कहा कि आप लोग a और b की अलग अलग वैल्यू रख के देखिए, a और b की अलग अलग वैल्यू रख के देखिए। तो जब बच्चे a और b की अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो दोनों बराबर पाएंगे, तो वो समझेंगे कि ठीक है ये फार्मूला काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पहले बच्चों को नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है। इसका उल्टा सीधा सीधा आगमन विधि का उल्टा निगमन विधि है। यहाँ बच्चों को पहले नियम बताया जाएगा, फिर उदाहरण दिया जाएगा, है ना। और एक तरीका एक और समझिए, जैसे मान लीजिए हम प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, है ना। अब प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, पहले हमने क्या कह दिया, पहले हमने प्रोनाउन का डेफिनेशन दे दिया कि द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ये हमने नियम उनको बता दिया, उदाहरण दे दिया, परिभाषा दे दिया, डेफिनेशन दे दिया। उसके बाद हम सेंटेंस लिख के फिर उनको समझा रहे हैं, फिर उदाहरण हम उनको दे रहे हैं कि हाँ बेटा ही, सी, इज, इट, दे, वी, ये सब जो है क्या है, वो प्रोनाउन है। तो यहाँ वही चीज़ हो गया कि पहले नियम बताए, पहले फार्मूला बताए, उसके बाद फिर उदाहरण लिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमने मान लिया, हमने कह दिया कि जो आयत होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। अब बच्चे क्या करेंगे, ये फार्मूला रट लेंगे, फार्मूला जान गए या नियम जान गए, और उसके बाद वो अलग अलग आयत का जो है वो क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। अलग अलग आयत का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। जबकि आगमन विधि में इसका उल्टा होता है। पहले बच्चों के सामने आयत, अलग अलग माप का आयत दिया जाएगा, उनका लंबाई और चौड़ाई दिया जाएगा, और फिर बताया जाए, फिर उनको लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने के लिए दिया जाएगा। फिर वो जानेंगे कि हाँ जब एरिया निकलेगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी उदाहरण के बाद जब हम नियम पे जाते हैं तो वो क्या होता है, वो आगमन विधि होता है। इसका सीधा उल्टा, पहले नियम सीखते हैं, पहले सूत्र सीखते हैं, पहले मेथड, पहले डेफिनेशन सीखते हैं, उसके बाद हम लोग उदाहरण की तरफ जाते हैं। और अब इसका जो सूत्र होता है, निगमन विधि का जो सूत्र होता है वो यही है कि वो अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है ना, अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। दूसरा है, अब यहाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामान्य। पहले जनरलाइजेशन होगा, चीज़ों को जनरलाइज किया जाएगा, उसके बाद वो विशिष्टता की ओर जाएगा, विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। उसके बाद ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएगा। क्या होगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूक्ष्म से यानी पहले हम फार्मूला सीखेंगे और उसके बाद फिर उसका जनरलाइजेशन, उसका एग्जाम्पल सीखेंगे, तो ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर हो गया, है ना। और फिर अमूर्त से मूर्त की ओर चलेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला अमूर्त ही है, अमूर्त से, और फिर चीज़ों को हम एग्जाम्पल से सीखेंगे, तो अमूर्त से क्या हो गया, मूर्त की ओर, है ना। यानी कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हम लोग इसमें चलते हैं, है ना। ये वैज्ञानिक विधि नहीं है। क्या है, निगमन विधि जो है ये वैज्ञानिक विधि नहीं है। और चूंकि इसमें हम लोग नियम पहले जान लेते हैं, फार्मूला पहले जान लेते हैं, सिद्धांत पहले समझ लेते हैं, तो ये रटने को प्रेरित करता है। यानी ये इसकी एक कमी है, रटने को प्रेरित करता है, वैज्ञानिक विधि नहीं है। इसमें बालक स्वयं करके नहीं सीखता, बालक रट लेता है और रटने के बाद चीज़ों को सॉल्व करता है, जो बड़ी कक्षाओं में हम लोग करते हैं। बड़ी कक्षाओं में क्या होता है, टीचर सूत्र बता देता है, कोई सिद्धांत बता देता है, वो बता देता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। हमने रट लिया उसको और फिर उसी के आधार पर हम चीज़ों को आगे सॉल्व करते गए। तो ये रटने के लिए प्रेरित करता है बच्चों को।
छोटी कक्षा के लिए ये उपयोगी होता है, आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, जहाँ फार्मूला पहले बता दिया जाता है और उसके बाद फिर उसका उदाहरण बाद में बच्चे सीखते हैं, है ना। तो निगमन विधि में क्या है, क्योंकि इसमें बार बार अभ्यास की जरूरत पड़ती है, निगमन विधि में बार बार अभ्यास की जरूरत पड़ती है और बार बार अभ्यास करके ही बच्चे सीखते हैं। और जब चीज़ें बार बार होती हैं कोई चीज़, तो वो रटने की प्रवृत्ति को प्रेरित करती है। सिद्धांत से इसमें उदाहरण की ओर चलते ही हैं हम लोग। अध्यापक की इस विधि को ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अध्यापक जो है बड़ी कक्षाओं में इसी विधि का प्रयोग करते हैं। और क्योंकि इसमें बार बार अभ्यास होता है, इसी वजह से ये विधि लाभप्रद है। अध्यापक इस विधि को ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। रटने की प्रवृत्ति होती है, इसमें अपूर्ण ज्ञान होता है, वैज्ञानिक विधि इसमें डेवलप नहीं होती, यानी बच्चे की सोचने की क्षमता जो है वो थोड़ा सा कहीं न कहीं प्रभावित होती है, कम होती है इसमें, है ना। बच्चे तार्किक नहीं हो पाते, बच्चे सोच नहीं पाते, तो वो ये निगमन विधि की कुछ कमियां हो गई, कुछ लिमिटेशंस हो गए, कुछ कॉन्स हो गए जिसको कहते हैं, है ना, कुछ दोष हो गए इसके निगमन विधि की। तो इस तरीके से हम लोग आगमन और निगमन विधि आज समझे हैं। और अगर समझ में आया होगा, प्रयास हमारा अच्छा लगा होगा, तो हौसला अफजाई उत्साहवर्धन जरूर करिएगा मित्रों। और आगे कल के वीडियो में, अब डेली वीडियो आएगा, कोशिश करेंगे डेली वीडियो में डालूं। और गणित शिक्षण की 9-10 विधियां हैं, वो सारा एक एक करके हम लोग सीखेंगे अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे और कहीं से भी कोई कमी नहीं मैथ में छोड़ेंगे। अगर सिर्फ हमारे आप वीडियो ही देखते गए तो पूरी गारंटी है कि आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।